बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी और दिन है जुमे का। आपको पता ही है कि इलेक्शन से पहले ये बता दिया गया था कि इमरान खान पर क्रॉस लग चुका है, इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया गया है, इमरान खान माइनस हो चुका है, इमरान खान दोबारा नहीं आएगा और ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। और ये भी बता दिया गया था कॉल ऑफ फेल से कि अगले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर और भगोड़ा होगा। फिर जब उनको वापस लाया गया, उनको सज़ाएँ उनकी माफ़ करवाई गई, अदालतों को, जजेस को मैनेज सारा कुछ किया गया, तो फिर और इस बात को तकवीत मिल गई कि यही कुछ होने जा रहा है। अच्छा, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ और इलेक्शन के दिन करीब आ रहे थे तो पहले भी यही चलता रहा, तो दो चीज़ें कन्फर्म जो है वो मीडिया को बताई गई और सिर्फ चंद लोगों को नहीं बताई गई, बताई सबको गई और सबको बताया जाता था दो बातें। एक ये कि पीटीआई को 35 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी, जो मर्ज़ी हो जाए इमरान खान को 35 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। और दूसरा ये कहा जाता था कि जनाब मियाँ साहब को सादा अक्सरियत दी जाएगी, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है और मियाँ साहब को सादा अक्सरियत दी जाएगी और मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये दो बातें की जाती थी। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बातें हमें भी बताई जाती थी, हमारे भी सामने थी, हमारे भी नोटिस में थी, लेकिन एक फ़र्क था हम में और ये अंसार अब्बासी साहब और सुहेल वड़ाई साहब और इन जैसे लोगों के में। वो फ़र्क ये था कि हम ये कहते थे कि जब हम अपने व्लॉग्स में बात करते थे, हम कहते थे कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान 2 तरह की अक्सरियत ले रहा है और सादा अक्सरियत तो बड़े आसानी से ले रहा है। हम ये साथ कहते थे, लेकिन प्लान ये है कि इमरान खान को इतनी सीटें देनी, और साथ हम ये भी कहते थे कि ये गलत है। इसकी हम मजम्मत भी करते थे और कहते भी थे कि ये नहीं होना चाहिए, आवाम को वोट की पर्ची से फैसले करने दें इस मुल्क में। और जैसे कल शोएब शाहीन साहब ने बड़ी ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात उनकी ठीक थी, बल्कि मैं देख रहा था हमारे दोस्त हैं मियां उमर इनाम, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था कि देखें 2 साल इमरान खान एक ही बात कहता रहा, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, कि हमने वोट से इस मुल्क में तब्दीली लानी है, वोट के ज़रिए हुकूमत को बदलना है। अब अगर आप वोट लोगों ने डाला, लोगों ने कहा ठीक है हम एक पुरअमन शहरी हैं, हम आइन और कानून पे चलने वाले हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम वोट के ज़रिए जाके और हुकूमत को तब्दील करते हैं या अपने हुक्मरान को चुनते हैं। लोगों ने जाके वोट डाला, वोट काउंट भी हुआ, डब्बों में भी डाला, काउंट भी हुआ, लेकिन फॉर्म 47 चेंज कर दिए गए और लोगों का मैंडेट ज़िबा कर दिया गया और चोरों, डाकुओं, लुटेरों के हवाले मुल्क को किया जा रहा है। अब शोएब शाहीन साहब भी ये बात कर रहे हैं और हमारे दोस्त मियां उमर इनाम ने भी ये ट्वीट किया है कि अगर आप लोगों से वोट के ज़रिए भी हुकूमत की तब्दीली का हक और अपनी मतलब वो हक हुक्मरानी किसे देना चाहते हैं, ये हक छीन लेंगे, तो फिर और कौन सा रास्ता बचता है? वो बड़ा ख़तरनाक रास्ता, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है कि आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके वोट की भी कोई औकात नहीं है, आपके वोट की भी कोई कदर नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। और अदालतें तो पहले ही लेट चुकी हैं और अदालतों की तो वैसे ही कोई किसी तरह की कोई हैसियत नहीं रह गई बदकिस्मती से। और पहले ये होता था कि डरते थे चोर, डाकू और लुटेरे और 2 नंबर लोग, नाइंसाफ़ी और जुल्म करने वाले अदालतों के नाम से कि यार, बंदा कहता था मैं अदालत जा रहा हूँ, वो कहता था नहीं यार बैठो हम कर लेते हैं। अब तो जिस 2 नंबर बंदे को देखो वो कहता है चले जाओ आमिर फारूक साहब की अदालत में जाके मेरे ऊपर केस कर दो, जाओ ऊपर काजी फैसल के पास चले जाओ कर लो केस, मैं देख लूँगा तुम्हें। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक जो है वो मुल्क के अंदर सूरत हाल है। अब हुआ यह है कि सुहेल वड़ाई साहब ने बड़े कॉलम लिखे और पूरा वो बताते रहे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, फिर ये सुहेल वड़ाई साहब और इन जैसे कुछ और लोग ये कहते रहे कि जनाब अभी तो ग्राउंड पे कोई गया नहीं है, तो पता नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, किसकी पॉपुलैरिटी है नहीं है, लेकिन वो कबूलियत भी कोई चीज़ होती है, मकबूलियत होती है लेकिन कबूलियत नहीं होती, और ये सारी ये बातें करते रहे। अच्छा, हम मुसलसल ये बात कहते थे कि जनाब लोग निकलेंगे और ये अंसार अब्बासी साहब जैसे लोग जो स्टोरियाँ लगा रहे हैं कि लोग मायूस हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग खौफज़दा हैं, लोग निकलेंगे नहीं, या बहुत से एंकर सहाफ़ी जिनको जो चाबी वाले खिलौने हैं वो कहते थे कि जनाब पीटीआई वाले पोलिंग डे मैनेज नहीं कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें तो कुछ नहीं होगा, बल्ले के निशान नहीं है तो लोग जाहिल हैं, उनको निशान नहीं मिलेगा, ये सारी बातें करते थे। लेकिन हम उन्हें कहते थे कि जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक दरिया खान के हमारे एक दोस्त ने बताया, कहते मैं अपनी ज़मीनों में खड़ा था तो एक बुज़ुर्ग ने मुझे आके कहा कि चलें ये तो मैं मान लेता हूँ कि हमें इमरान खान के उम्मीदवार का निशान नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात का हमें पता है कि तीर, शेर और किताब के ऊपर मोहर नहीं लगानी। इस बात पे बड़ी क्लैरिटी थी लोगों को, तो ये बात तो हम करते रहे, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता था। लेकिन अब आ जाए जनाब ये सुहेल वड़ाई साहब जो मियाँ साहब को 10 साल की हुकूमत भी दे चुके थे, 10 साल के लिए निज़ाम भी मियाँ साहब के हवाले कर चुके थे और मियाँ साहब की कबूलियत भी करवा चुके थे, पीटीआई को सिर्फ 30-35 सीटें दे रहे थे और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को भी बस हवाई बातें करार दे रहे थे। अब उन्होंने कैसे अपना पैंतरा बदला है, और ये हमारे जो सीनियर्स हैं ना, इनको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि बंदा माजरत ही कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है कि हमें जो लोग ये खबरें दे रहे थे वो गलत दे रहे थे। बल्कि यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, मैं अभी इतवार वाले दिन मुल्तान गया हुआ था, तो हमारे एक दोस्त हैं रवारिफ रिजी साहब, उनकी बेटी की शादी थी और मेरे वो बड़े पुराने दोस्त हैं, जब हम स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, बड़े मुश्किल दौर में, उस वक्त मुल्तान
हमारा ठिकाना जो है वो उनका घर हुआ करता था, उनका सेटअप हुआ करता था जाके, और उनके पास रहना और सारा। उनकी बेटी की शादी थी तो खैर मैं गया, हालांकि आपको पता ही है कि जुमेरात वाले दिन इलेक्शन हुए थे, इतवार वाले दिन सूरत हाल बड़ी टफ थी, लेकिन ज़ाहिर है उनके साथ कि मेरा रिश्ता इस तरह का, मैं गया तो मैं सीधा गया पहले निश्तर हॉस्पिटल दोस्तों के पास कि तैयारी करके वहाँ से जाऊँगा। तो वहाँ मुझे वो सारे दोस्त वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब से मिलवाया। वो खैर उनसे मैं पहले भी मिलता हूँ, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के ना बहुत हामी हैं, और नज़रियाती तौर पे वो पीपल्स पार्टी के हामी हैं, और इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई नज़रियाती तौर पे किसी जमात को ठीक समझता है, या इवन कि अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि यार मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, तो मैं उस सहाफ़ी की बिल्कुल कदर करता हूँ, उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी पेट्रोल पंप लेकर, ज़ाती मफाद लेकर, नून लीग से टिकट लेकर, कोई और चीज़ लेकर नून लीग को सपोर्ट करेगा, तो उससे मेरा एतराज़ है कि क्योंकि आपने ज़ाती कोई फ़ायदा लिया है, तो अब आप नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका ज़ाती फ़ायदा है। इस पे मुझे एतराज़ है। तो खैर वो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, कहते हैं कि बाकी दोस्तों ने बताया, कहते हैं ये जनाब 20 किलो मटन जो है वो हार गए मुख्तलिफ डॉक्टर से, 4-5 किलो ने लगाया, और ये टोटल को 20 से कोई 28, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे 28 किलो टोटल, 20 से 28 किलो ये मटन हार गए हैं। और वजह मैंने क्या है, कहते हैं जनाब ये सुनते रहें हसन अयूब साहब को और गलीदा फारूकी साहबा को ट्विटर पे, और पढ़ते रहें और सुनते रहें उनकी बातें सुन के, और ये कहते थे कि पीटीआई को 35 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, और इन्होंने शर्त लगाई हुई थी, और उनको सुन के और ये बेचारे ना 20 से 28 किलो मटन जो है वो हार गए। तो वो ये कहते, डॉक्टर साहब बल्कि कह रहे थे वही जो हारे हैं शर्त, कहते हैं यार मैंने आखिरी दिनों में सुना उनको, असदुल्ला खान साहब को, तो मैंने कहा यार असदुल्ला खान कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि असदुल्ला खान का एनालिसिस ठीक था और हबीब अकरम साहब का ज़बरदस्त था, वो ठीक एनालिसिस दे रहे थे। इन लोगों को सुन के और हम तो समझ रहे थे कि भाई फैसला हो गया और ऐसी की तैसी जो मर्जी हो जाए, 35 ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, और फिर वही पीटीआई जो है वो 180 सीटें लेगी। ये तो फिर फॉर्म 47 चेंज करके और जो कुछ किया गया है, ये सेटअप चलना तो नहीं है इस तरह से। खैर आप आ जाएँ जनाब, सुहेल बड़ाई साहब क्या बता रहे हैं। सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि, और ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि ज़रा आप इमेजिन करें ना, आप देखें पहले इनकी बातें सुने कि मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है, और मियाँ को दिया जा रहा है जनाब सादक सीयत दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अब इन्होंने पैंतरा कैसे बदला है, और अब लॉजिक क्या दे रहे हैं, उस लॉजिक में ही नंगा कर रहे हैं नवाज शरीफ को, गंदा कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं नवाज शरीफ को। कहते हैं जनाब ऐसा लगता है कि नून लीग का, ऐसा लगता है कि नून का सियासी चेहरा नूनी वोट बैंक का असल मरकज़ और बरसों से पंजाब की बिजनेस क्लास का पसंदीदा लीडर रूठ गया है। उसे कमज़ोर हुकूमत का चैलेंज कबूल करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए था, मगर उसने स्टीयरिंग अपने मैनेजर भाई के हवाले कर दिया। हो सकता है कि वो अब भी बैक ड्राइविंग करे, लेकिन जब वो खुद ड्राइव करता था तो साथ साथ सियासत भी करता था। छोटे भाई का ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट पर होता था, सियासत पर नहीं होता था। अच्छा ये बड़ा धचका लगा है नून लीग के हामी साफियों को ना, बहुत उनको दिल में उनके दर्द उठा है कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। ज़ाहिर है लोगों को नज़र आ रहा था कि जहाज़ पे ऊपर चक्कर लगाएंगे, पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर ग्रुप होगा, जहाज़ों पे कभी मियाँ साहब के साथ हम अमेरिका जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब उम्रे करने जा रहे हैं, कभी सरकारी हज करने जा रहे हैं। तो ये जिनको इन बात का एक वो था एक्सपेक्टेशंस थी, तो उनको तो बड़ा झटका लगा, उनका दिल हिल गया बेचारों का। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि वो सोचता तो होगा, यानी नवाज शरीफ सोचता होगा कि उसके साथ क्या हुआ और किसने ये किया। उसे बड़े शौक से वापस लाया गया, मुकदमात ख़त्म हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त हुआ, मुखालिफ जेलों में डाले गए, बेहतरीन उम्मीदवार थे उनमें से भी चुन चुन के खड़े किए गए। अच्छा ये देखें ना कि इस चीज़ के ऊपर ये आवाज़ नहीं बुलंद करते रहे कि लोग जेलों में इनको निकालें, गलत कर रहे हैं आप। ये लोग बस ये करते रहे कि पीटीआई नहीं आ रही, पीटीआई नहीं आएगी, 35 से ज़्यादा सीटें इनको नहीं दी जाएंगी। लेकिन अवाम ने कहा अच्छा हम तुम्हें बताते हैं। और मैं आपको बताऊँ ये अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों की खबरों की वजह से, और ये ओन चौधरी जैसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से लोगों ने नफरत में लोग निकले, और ये जजेस जिन्होंने फैसले दिए उनकी नफरत में लोग निकले। और अब फिर मतलब अभी तक हमने नहीं सीखा। अभी भी हमें लगता है कि अंसार अब्बासी साहब से हम खबरें लगवा के बयानियां बना लेंगे, ओन चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बयानियां बनवा लेंगे, और ज़्यादा नफरत बढ़ेगी, और ज़्यादा नफरत बढ़ेगी। हम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, हमने अभी भी नहीं सीखा 8 फरवरी से। उसके बाद जनाब कहते हैं कि सुहेल बड़ाई साहब मुक़्तदर भी मेहरबान थी, नवाज शरीफ पर मुक़्तदर भी यानी इस्टेब्लिशमेंट भी मेहरबान थी, बस कमी थी तो बयानिए की। मजलूम कार्ड मुखालिफ पार्टी के पास चला गया था। मुईशत का नारा इसलिए कामयाब ना हुआ कि पीडीएम हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी। अदलिया के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसलिए ना चल सका कि मौजूदा अदलिया तो मेहरबान थी। इसलिए तजाद को ये सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि काजी फायजी साहब मेहरबान थे, आमिर फारूक साहब मेहरबान थे, इस्टेब्लिशमेंट मेहरबान थी, ये सुहेल बड़ाई साहब लिख रहे हैं।
अच्छा, अदलिया तो मेहरबान थी, इसलिए तजाद को समझना और समझाना मुश्किल था। माजी की मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ भी खुलकर बोलने में कई अमर माने थे, वो भी ना बोल सके। कुछ ज़ाती मसाइल भी आड़े आते रहे। वो कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, कभी लोग प्यार से उसे गूंगा पहलवान भी कहते हैं। नवाज शरीफ को गूंगा पहलवान भी कहते हैं। पाकिस्तान आने के बाद उसने वो ना मीडिया से मिला ना ही आम लोगों से। मखसूस लोगों के घेरे ने उसे ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर रखा। अच्छा, अब नवाज शरीफ पे डाल रहे हैं कि उसको सही हक़ाइक़ नहीं पता था, उसे ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं पता था, उसे ज़मीनी हक़ाइक़ ठीक बताए नहीं गए। भाई, आप लोगों ने कॉलम लिख लिख के नवाज शरीफ को बताया है कि 2/3 मेजॉरिटी तुम्हें मिल रही है, एस्टैब्लिशमेंट के पास तुम्हारे लिए ऑप्शन कोई नहीं है, तुम्हें लाया जाएगा। आप लोगों ने अपने कॉलम्स में लिखा है और आज आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो इर्द गिर्द के लोगों की नहीं, उनको सही पता नहीं चलता था। हालांकि मियाँ साहब के बारे में यह है कि वो 4-5 सहाफ़ियों की बात ज़्यादा सुनते हैं, उनके कॉलम्स पर एतमाद ज़्यादा करते हैं बजाय इसके कि पूरी पार्टी कोई मशवरा दे। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जब नताइज सामने आए तो उसे महसूस हुआ होगा कि जिसने भी ये सब किया है उसके साथ हाथ हो गया, कि ये जिसने भी नवाज शरीफ के साथ किया लेकिन नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं। उसके इक़्तिदार से पीछे हटना उसके रूठने की निशानी है, जिससे नून के वोटर का दिल ज़रूर टूटा होगा। इलेक्शन से चंद दिन पहले मुक़्तदरा उसे मजबूत हुकूमत देने पर आमादा थी। मुईशत की तरक्की के लिए बांग्लादेश मॉडल बनाकर मुक़्तदरा और अदलिया की मुकम्मल हमायत उसे देना थी। यानी सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की भी हमायत नवाज शरीफ को होनी थी 10 साल के लिए, काजी फायज़ ईसा साहब की भी, उसके बाद काजी फायज़ साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब की भी। यानी अदलिया में तो ज़ाहिर है काजी फायज़ साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन सब की हमायत होनी थी, मंसूर अली शाह साहब की भी, इन सारों की, अदलिया की पूरी हमायत होनी थी नवाज शरीफ के पीछे। मगर मुक़्तदरा के मनसूबे और अंदाजे दोनों नाकाम हुए। असल वजह मुक़्तदरा का यकजान ना होना और बार बार मनसूबे बदलना थी। कभी आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लगाने की मनसूबाबंदी की गई तो कभी हंग पार्लियामेंट की, कभी नून को सब कुछ देने की बात की जाती और कभी कहा जाता कि दवाई ज़्यादा डाल दी गई तो नून को रोकेंगे कैसे। कभी कहा जाता था कि वो तो माजी में भी मुक़्तदरा से लड़ता रहा है, इस बार भी लड़ेगा, इसलिए बंदोबस्त पहले से कर लेना चाहिए। मुक़्तदरा के दो बड़े तो चाहते थे कि वो आए और मजबूत हुकूमत चलाए, यानी नवाज शरीफ आए। मुक़्तदरा के इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े चाहते थे कि नवाज शरीफ आए और हुकूमत बनाए, मजबूत हुकूमत चलाए। लेकिन दो बड़ों के नीचे वाले इस हिकमत अमली से मुतफिक नहीं थे, वो चेक एंड बैलेंस के ज़्यादा हामी थे। मुक़्तदरा के बदलते हुए फैसलों ने उसे लाजमी मायूस किया होगा, यानी नवाज शरीफ को बहुत मायूस किया होगा, इसलिए वो रूठ के बैठ गया है। नवाज शरीफ रुस गए नहीं जनाब, नाराज़ होकर बैठ गए। जैसे वो पहले नहीं था कि पेट्रोल बढ़ा था तो मियाँ साहब नाराज़ होकर चले गए और आंखों में आंसू थे और बिल्कुल सारा उनकी कमीज़ गीली हो गई, आंसुओं से तर हो गई और बहुत रोए और धाड़े मार मार रो रहे थे और धाड़े उनकी आवाज़ें आती रही चीखने की और बाहर निकल रहे थे। लोगों ने वो घर वालों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ के बिठाया, बहुत परेशान थे कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। नवाज शरीफ ने 4 दहाइयों से भी तवील अपने सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। वो मुक़्तदरा के लाडले की हैसियत से सियासत में वारिद हुआ। अब यहाँ पे मान रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही नवाज शरीफ को लाई थी। वो मुक़्तदरा के लाडले की हैसियत से सियासत में वारिद हुआ। उस ज़ियाई ज़माने में पीपल्स पार्टी सौतीली थी, उसके मुखालिफ लाडला हुआ करते थे। सूबाई वज़ीर ख़जाना बने, फिर वज़ीर आला पंजाब को ओहदा हासिल किया। उस ज़माने में लाहौर और पंजाब पीपल्स पार्टी का लाड़काना हुआ करता था। इसने तरक्की, मईशत और रोज़गार जैसे हरबे इख्तियार करके अपनी सियासी गुंजाइश निकाली और फिर कुछ खौफ और कुछ तरगीब से आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया। साथ ही साथ वो पंजाब की मिडिल क्लास, बिलखुसूस पंजाब की बिजनेस क्लास की आंखों का तारा बन गया। पीपी मुखालिफ महाजराई का चैंपियन होने, दाएं बाजू के वाहिद लीडर होने और अपने मजहबी तशख़्ख़ुस से उसने जमात इस्लामी और मजहबी जमातों का वोट बैंक भी अपनी तरफ खींच लिया। पीपल्स पार्टी पंजाब में इसकी सियासत का मुकाबला ना कर सकी और आहिस्ता आहिस्ता उसका वोट बैंक बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ लाडला भी आजमाइशों में मुब्तला हो गया। मुक़्तदरा से बिगड़ी तो सोतेला हो गया, मगर समझदार बहुत था, हमेशा पिछला दरवाज़ा खुला रखता था। ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा होता था लेकिन पिछला दरवाज़ा खुला रखता था, बैकडोर राब्ते होते थे, बड़ा सियाना था। अच्छा, ये सियाना कह रहे हैं, आप बता दीजिएगा इसमें लफ्ज़ क्या होना चाहिए, क्या था। लड़ाई के साथ साथ मुज़ाकरात भी करता था। 4 बार मुक़्तदरा से लड़ा, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा और फिर सुलह करता रहा। आजकल फिर इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था मगर साजिशों का मुकाबला ना कर सका। पहली बार मौसर बयानी ना बना सका, लाडले और सुतेले में फ़र्क को बयान ना कर सका, खान के मसले का सियासी हल तलाश ना कर सका। इंतखाबात में सबसे अहम सवाल यह था कि खान का क्या करना है। वो जवाब देता था मुक़्तदरा से पूछो, इस्टेब्लिशमेंट से पूछो। हालांकि जवाब होना चाहिए था कि इस मसले को हल मैं करूँगा। लोग इसे भोला समझते हैं लेकिन वो बहुत सियाना है, मगर इस बार गुस्से की वजह से मार खा गया। गुस्से में किए गए फैसले दुरुस्त नहीं होते। मसालियात की बात करता तो तहरीक इंसाफ गैर मुताल्लिक हो जाती।
मुआफ़ी ना देकर उसने पीटीआई को जिंदा रखने में मदद दी। अब वो मरियम और शहबाज की सियासत में सरपरस्ती करेगा। जाहिर है उस वक्त तो कहते थे इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करो, केपीके वालों तुम बड़े जाहिल हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने इमरान खान को वोट दिया है। केपीके वालों ने कहा ज़रा सब्र करो, वो जो एक चलता नहीं है ज़रा सब्र करो, वो उन्होंने कहा ज़रा सब्र करो, 8 फरवरी आने दो। फिर केपीके ने इनको ही वहाँ से वो इनके दांत खट्टे किए कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कौमी असम्बली में नुमाइंदगी करेगा लेकिन असल तवज्जो पंजाब पर देगा ताकि मरियम को मुस्तकबिल का सियासी चेहरा बना सके। मेरी राय में जिस तरह इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, इसी तरह सियासी जमातों पर भी मुख्तलिफ मराहल गुजरते हैं। नून लीग भी बचपन से जवानी में आई और अब बुढ़ापे की तरफ जा रही है। इसे चौथी बार मरकज़ में इक़्तिदार मिल रहा है। बुढ़ापे की निशानी ये होती है कि उस जमात में नए लोग बिलखुसूस नौजवान आना बंद हो जाते हैं। बदकिस्मती से यहाँ बीमारी पीपल्स पार्टी को भी लायक है, यही बीमारी पीपल्स पार्टी को भी लाक है। बिलावल भुट्टो नौजवान होने के बावजूद पंजाब की यूथ के लिए कशिश नहीं बन सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत अरसा दराज से पुराने चेहरों के साथ सियासत कर रही है। नौजवान क़यादत की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, नया वोट नून की तरफ नहीं आ रहा। खान भी बूढ़ा है मगर यूथ उसी की तरफ माइल है। अब वक्त आ गया है कि अगर तो नून और पीपल्स पार्टी ने जिंदा रहना है तो नौजवानों को अपनी जमात में शामिल करें। बरतानिया में यंग कंजर्वेटिव और यंग लेबर बड़े मुतहरिक विंग हैं, इनको मिसाल बनाकर पाकिस्तान की सियासी जमातें यूथ विंग्स को मुतहरिक करें। वो बेशक जाती उम्र में बैठकर सियासत ही करेगा मगर वो लाखों लोग जो उसे अपना लीडर मानते थे, नवाज शरीफ को, यानी नवाज शरीफ बेशक जाती उम्र में बैठकर सियासत करेगा मगर वो लाखों लोग जो उसे लीडर मानते थे मायूस हो गए हैं। उसे चाहिए कि जाते जाते कुछ ऐसा करे कि पार्टी में जान पड़ जाए। अब तो उसकी कोई मजबूरी भी नहीं, इक़्तिदार खुद तो लेना नहीं। अब सच बोले, पार्टी मफादात से ऊपर उठकर कौमी मफादात की बात करे, नफरत को सुनाने की खातिर खान से भी बातचीत करने का रास्ता हमवार करे। वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान है। अपने तजर्बे का जादू चलाकर सियासत में मुफाहमत की बुनियाद रख जाए। भाई इमरान खान बात करेगा तो ये बात करने की जरूरत करेंगे ना। इमरान खान क्यों चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बात करे? और जो मौलाना साहब से बात हो रही है वो इक़्तिदार ना उनके साथ इक़्तिदार में शामिल हो रहे हैं ना उनको अपने इक़्तिदार के लिए शामिल कर रहे हैं। एक जद्दोजहद है, लड़ाई है, और लड़ाई में यही होता है कि जब आप इतने बड़े निज़ाम से लड़ रहे हैं, कोई और भी लड़ रहा है तो आप उसको अपने साथ मिलाते हैं कि तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, आप सबको साथ मिलाते हैं। तो ये तो एक हिकमत अमली होती है लड़ाई की। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।